Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will discuss about pregnancy-induced hypertension as well as preeclampsia and eclampsia. So let's start the video. Before going through in details, पहले हम ये देखेंगे प्रेगनेंसी में हम हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं. So hypertension in pregnancy is defined as either systolic BP more than equal to 140 mm of Hg or diastolic BP more than equal to 90 mm of Hg or both ऑन 2 occasions 4 hours apart. तो अगर प्रेगनेंसी में किसी का सिस्टोलिक बीपी 140 या 140 से ज़्यादा मिल रहा है या फिर डायस्टोलिक बीपी 90 या 90 से ज़्यादा मिल रहा है या फिर दोनों मिल रहा है, दोनों मीन्स मोर देन इक्वल टू 140/90 mm ऑफ Hg ऑन 2 occasions, 2 बार मिल रहा है 4 घंटे के गैप में. सो एग्जाम्पल से समझते हैं. तो अगर किसी का बीपी प्रेगनेंसी में 140/90 मिल रहा है mmHg, तो इन दैट केस हम 4 घंटे वेट करेंगे, इसके बाद फिर से चेक करेंगे. अगर चेक करने पे हमें 140/90 फिर से मिल रहा है, दैट मीन्स शी इज़ हाइपरटेंसिव एंड इन दैट केस हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. बट अगर मान लीजिए कोई आपके पास आया जिसका बीपी अराउंड 200/110 mm ऑफ Hg, क्या इन दैट केस ऑल्सो हमें 4 घंटा वेट करना है? आंसर इज नो. तो इफ बीपी मोर देन इक्वल टू 160/110 mm ऑफ Hg किसी में दिखता है, तो तुरंत 15 मिनट्स बाद हम फिर से चेक करेंगे. 15 मिनट बाद भी अगर 140/90 मिल रहा है, दैट मीन्स शी इज़ हाइपरटेंसिव एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट, इन प्रेगनेंसी हमें 2 कैटेगरीज की फीमेल में बीपी भरा हुआ मिलता है. फर्स्ट वन इज क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड सेकंड वन इज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. सो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मीन्स ए हाइपरटेंसिव फीमेल बिकम प्रेग्नेंट. तो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में क्या होता है? एक फीमेल जो कि पहले से ही हाइपरटेंसिव है, उसको हाइपरटेंशन है, शी बिकम्स प्रेग्नेंट, उसने कॉन्सीव किया है. तो इन दैट केस जब उसको पता चलेगा कि शी बिकम्स प्रेग्नेंट, मतलब जब भी उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी उसके बाद ही, मतलब उसी दिन से उसका बीपी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका बीपी पहले से ही भरा हुआ था. बट इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बिफोर प्रेगनेंसी बीपी वाज नॉर्मल, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू सम प्लासेंटल प्रॉब्लम हर बीपी इज इंक्रीज्ड एट 20 weeks ऑफ जेस्टेशन एंड बीपी बिकम्स नॉर्मल विद इन 12 weeks ऑफ डिलीवरी. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में पहले से बीपी नॉर्मल रहेगा. जब वो कंसीव करेगी उसके बाद अराउंड 20 weeks के आसपास ड्यू टू प्लासेंटल प्रॉब्लम उसका बीपी अचानक से बढ़ जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. तो अगर हमें पता है प्लासेंटा की प्रॉब्लम से उसका बीपी बढ़ रहा है, तो प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद बीपी नॉर्मल भी हो जाएगा. सो बीपी बिकम्स नॉर्मल विद इन 12 weeks फॉलोइंग डिलीवरी एंड दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. नेक्स्ट, और एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में डिफरेंस क्या है. सो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जिसको हम ओबर्ट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, OBERT, ओबर्ट हाइपरटेंशन. सो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में जो बीपी है, बीपी रेज्ड मिलेगा इवन बिफोर प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी हमें रेज्ड मिलेगा. सो बीपी इंक्रीज्ड रहेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड जो बीपी है, बीपी डज नॉट कम बैक टू नॉर्मल, डज नॉट कम्स बैक टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी. सो प्रेगनेंसी, क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में बीपी हमें पहले से ही रेज्ड मिलेगा और बीपी थ्रू आउट प्रेगनेंसी रेज्ड ही मिलेगा एंड डिलीवरी के बाद भी बीपी नॉर्मल नहीं आएगा. बट इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बीपी वाज नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी.
तो प्रेगनेंसी से पहले बीपी नॉर्मल मिलेगा। एट 20 वीक्स ड्यू टू प्लेसेंटल रीजन बीपी बढ़ जाएगा, बीपी रेज्ड मिलेगा। एंड अगर प्लेसेंटा के कारण से बीपी बढ़ रहा है तो प्लेसेंटा का डिलीवरी होने के बाद बीपी नॉर्मल आ जाएगा। सो आफ्टर डिलीवरी बीपी becomes normal within 12 weeks। सो PIH में बीपी हमें रेज्ड बीपी नॉर्मल मिलेगा बिफोर प्रेगनेंसी एंड एट 20 वीक्स बीपी अचानक से धीरे धीरे बढ़ जाएगा एंड आफ्टर डिलीवरी बीपी becomes normal within 12 weeks। नाउ pregnancy induced hypertension is divided into gestational hypertension and preeclampsia। सी अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्रीएक्लाम्सिया दोनों ही PIH का पार्ट है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्रीएक्लाम्सिया दोनों में ही हमें PIH जैसे फीचर्स मिलेंगे। लाइक नंबर 1 बिफोर प्रेगनेंसी बीपी कैसा मिलेगा, हमें नॉर्मल मिलेगा, बीपी नॉर्मल। नंबर 2 फीचर्स क्या था, एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी 20 वीक्स बीपी रेज्ड मिलेगा, बीपी रेज्ड। और नंबर 3 फीचर्स क्या था, आफ्टर डिलीवरी विद इन 12 वीक्स बीपी नॉर्मल बिकम्स नॉर्मल। तो ये तीनों फीचर्स दोनों में ही रहेगा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में भी और प्री एक्लाम्सिया में भी। इसके साथ अगर प्रोटीन यूरिया हमें एब्सेंट मिल रहा है पेशेंट में एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज नहीं मिल रहा है, एब्सेंट मिल रहा है, तब हम कहेंगे इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और प्री एक्लाम्सिया में प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहेगा और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें प्रेजेंट मिलेगा। सो PIH इज डिवाइडेड इनटू जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लाम्सिया। दोनों में ही क्या क्या फीचर्स रहेगा, बिफोर प्रेगनेंसी बीपी नॉर्मल रहेगा, एट 20 वीक्स बीपी विल रेज्ड एंड आफ्टर डिलीवरी बीपी नॉर्मल्स आ जाएगा विद इन 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इसके साथ अगर प्रोटीन यूरिया एब्सेंट मिल रहा है एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें एब्सेंट मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एंड अगर ये तीनों फीचर्स के साथ हमें प्रोटीन यूरिया भी मिल रहा है या फिर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ प्री एक्लाम्सिया। नेक्स्ट, हाउ टू चेक प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन प्लस यूरिया। तो इट मीन्स हाउ मच प्रोटीन इज एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज डिपस्टिक मेथड, सेकेंड वन 24 आवर यूरिन सैंपल एनालिसिस करके एंड थर्ड वन इज प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो। जो फर्स्ट वन है डिपस्टिक मेथड, वो हम OPD बेस्ड पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिपस्टिक मेथड में हमारे पास ऐसा एक बोतल मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारा स्ट्रिप्स मिलेगा। तो इस स्ट्रिप को हम यूरिन सैंपल के अंदर डीप करेंगे और डीप करने के बाद बोतल के ऊपर दिया हुआ चार्ट के साथ उसका कलर मैच करेंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, प्रोटीन एनालिसिस के लिए डिपस्टिक में जो कलर है दैट इज ग्रीन कलर। तो इस कलर को हम मैच करेंगे। अगर ये येलोइश कलर दिख रहा है दैट इज नॉर्मल एंड धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ जाएगा, इधर लाइट ग्रीन, उसके बाद और थोड़ा ग्रीन और धीरे धीरे डार्क ग्रीन होते जा रहा है। तो अगर ये 1 2 3 ऐसा करके मार्किंग करते हैं, तो अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहा है इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। तो डिपस्टिक में अगर मोर देन इक्वल टू 2 मिल रहा है दैट मीन्स यूरिन सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। एंड फॉर IPD पेशेंट हम पेशेंट का 24 आवर का यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे। अगर 24 आवर यूरिन सैंपल में हमें 300 माइक्रोग्राम से ज़्यादा या 300 माइक्रोग्राम मिल रहा है दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। एंड लास्ट वन इज प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, अगर मोर देन इक्वल टू 2.3 मिल रहा है दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। फर्स्ट वन इज अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख मिल रहा है या फिर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, कितना एलिवेटेड, मोर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ देयर नॉर्मल वैल्यू। तो अगर नॉर्मल वैल्यू से 2 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है दैट मीन्स एलिवेटेड है लिवर एंजाइम। और सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर मोर देन इक्वल टू 1.1 है
या फिर सेरिब्रल सिम्टम्स या विजुअल सिम्टम्स। विजुअल सिम्टम्स में क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि डिप्लोपिया जो है डबल विजन या ब्लड विजन, या फिर ब्लाइंडनेस भी मिल सकता है, ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। एंड लास्ट वन इज पल्मोनरी एडिमा। तो साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज में क्या क्या आता है, प्लेटलेट काउंट अगर लेस देन 1 लाख है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम मोर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ देयर नॉर्मल वैल्यू, सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर मोर देन इक्वल टू 1.1 मिल रहा है, या फिर सेरिब्रल सिम्टम्स या विजुअल सिम्टम्स, एंड लास्ट वन पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट, नाउ प्री-एक्लाम्पसिया इज डिवाइडेड इनटू माइल्ड प्री-एक्लाम्पसिया एंड सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया। तो माइल्ड एंड सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम 2 क्राइटेरिया देखेंगे। फर्स्ट वन इज हम पेशेंट का बीपी देखेंगे, और दूसरा है साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर बीपी हमें मोर देन इक्वल टू 140/90 मिल रहा है, बट इट इज लेस देन 160/110, या फिर अगर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें एब्सेंट मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद माइल्ड प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट। एंड अगर बीपी हमें मोर देन इक्वल टू 160/110 मिल रहा है, या फिर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें प्रेजेंट मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहले की बुक्स में आप देखोगे ओलिगोरिया या फिर IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये दोनों सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया का पार्ट्स है, मतलब फीचर्स है। सो रिमेंबर, ओलिगोरिया एंड IUGR सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया में हमें दिख सकता है, बट दिस आर नॉट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज ओनली बीपी एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। अगर ये दोनों में से कोई एक मिल रहा है, दैट मीन्स सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया। हाँ, ओलिगोरिया एंड IUGR हमें मिल सकता है सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया में। नेक्स्ट, तो जो सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट है, इसको आगे जाके एक्लाम्पसिया हो सकता है या फिर हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। तो एक्लाम्पसिया क्या है, अगर सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट में कन्वल्शन होता है, इसको हम कहते हैं एक्लाम्पसिया। और किस टाइप का कन्वल्शन, टॉनिक क्लोनिक सीजर मिल सकता है। तो इसीलिए सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके एक्लाम्पसिया करवा सकते हैं या फिर हेल्प सिंड्रोम में क्या क्या आते हैं, H फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एंड LP फॉर लो प्लेटलेट काउंट। सो सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया से एक्लाम्पसिया हो सकते हैं या फिर हेल्प सिंड्रोम हो सकते हैं। वन मोर थिंग, रिमेंबर, PIH इज मोर कॉमन इन प्राइमी ग्रेविडा, whereas HELLP syndrome is more common in multigravida. Next, तो अब तक हमने देखा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड प्री-एक्लाम्पसिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में प्रोटीनयूरिया एब्सेंट रहेगा एंड साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज एब्सेंट मिलेगा, एंड प्री-एक्लाम्पसिया में प्रोटीनयूरिया प्रेजेंट मिलेगा या फिर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें प्रेजेंट मिलेगा। नाउ प्री-एक्लाम्पसिया इज डिवाइडेड इनटू माइल्ड प्री-एक्लाम्पसिया एंड सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया। माइल्ड में क्या मिलेगा, बीपी मोर देन इक्वल टू 140/90 बट लेस देन 160/110, और अगर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें प्रेजेंट मिल रहा है, एब्सेंट मिल रहा है, एंड सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया में बीपी मोर देन इक्वल टू 160/110 मिलेगा, या फिर साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हमें प्रेजेंट मिलेगा। तो ये जो सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया है, ये आगे जाके एक्लाम्पसिया करवा सकते हैं या फिर हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। एक्लाम्पसिया क्या है, अगर सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया के पेशेंट स्टार्ट कन्वल्शन, दैट इज एक्लाम्पसिया, एंड हेल्प सिंड्रोम मीन्स H फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एंड LP मीन्स लो प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट, साइंस ऑफ इम्पेंडिंग प्री-एक्लाम्पसिया, इसका मतलब क्या है, सी लास्ट स्लाइड में हमने देखा है जो सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट उसको आगे जाके एक्लाम्पसिया हो सकता है या फिर हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। तो एक्लाम्पसिया में क्या होता है, जब सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया का पेशेंट कन्वल्शन स्टार्ट कर देता है, इसको कहते हैं एक्लाम्पसिया। तो अगर हमें पता है कोई सीवियर प्री-एक्लाम्पसिया पेशेंट आगे जाके कन्वल्शन करेगा, तो ऐसा कोई तरीका है क्या जिसे देखकर हम बता सकेंगे कि आप उसको कन्वल्शन आने वाला है, दैट इज ओनली साइंस ऑफ इम्पेंडिंग प्री-एक्लाम्पसिया।
सीवियर प्री एक्लाम्पसिया पेशेंट में हमें साइंस ऑफ इम्पेंडिंग प्री एक्लाम्पसिया ढूंढना चाहिए। और क्या देखेंगे, हम देखेंगे कोई सीवियर प्री एक्लाम्पसिया पेशेंट में सीवियर हेडेक है कि नहीं है। अगर है तो आगे जाके ये कन्वर्शन करेगा, हमें पता है। नेक्स्ट, एपिगेस्ट्रिक पेन प्लस माइनस नोजिया वोमिटिंग, या फिर विजुअल सिम्टम्स लाइक डिप्लोपिया, ब्लड विजन, एंड लास्ट वन डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। कितना डिक्रीज्ड? लेस देन 30 ml पर kg पर आवर। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम कहेंगे कि आगे जाके इस पेशेंट को एक्लाम्पसिया हो सकता है, तो इसी हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर ऑफ PIH। सी, पूरे ऑब्स गायनी में 2-4 टॉपिक ही ऐसा है जिसमें से डायरेक्टली आपको रिस्क फैक्टर पूछा जाएगा, इसमें से PIH इज वन। सो PIH का रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज प्राइमी ग्रेविडा। व्हाई प्राइमी ग्रेविडा रिस्क फॉर डेवलपिंग PIH? सी, हमें पता है ड्यू टू सम प्लासेंटल प्रॉब्लम मदर डेवलप्ड PIH। और ये जो प्लासेंटल प्रॉब्लम है ये किस लिए होता है? क्योंकि मदर के बॉडी में कुछ एग्जाजरेटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। और ये इम्यूनो रेस्पॉन्स किस लिए होता है? क्योंकि ये जो फीटस है मदर के बॉडी के लिए ये एक फॉरेन एंटीजन है। तो अल्टीमेटली फीटस के कारण से ही एग्जाजरेटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स मदर में देखने को मिलता है। एंड वी नो फीटस में 50% जीन आता है मदर से एंड 50% आता है फादर से। तो बेसिकली ये फादर के जीन के लिए, दैट इज पैटर्नल जीन के लिए मदर के बॉडी में एग्जाजरेटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। और इसी कारण से मदर में प्लासेंटल इशू देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली डेवलप्ड PIH। तो जब फर्स्ट टाइम पैटर्नल जीन मदर की इम्यूनिटी के साथ मिलता है तब एग्जाजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, बट ये सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्राइमी ग्रेविडा मोर प्रोन टू गेट PIH। नेक्स्ट इज मोलर प्रेगनेंसी एंड एप्ला सिंड्रोम। एप्ला सिंड्रोम का फुल फॉर्म क्या है? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो एप्ला सिंड्रोम के कारण से भी PIH होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज प्लासेंटल साइज। अगर प्लासेंटा का साइज किसी कारण से बढ़ जाता है देन ऑल्सो शी कैन डेवलप PIH। तो कब कब बढ़ता है? अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर डायबिटीज है मदर को और RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये तीनों कारण से प्लासेंटा का साइज बढ़ता है। सो दिस 4 आर इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड लास्ट में जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये PIH का रिस्क फैक्टर, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PIH या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री या फिर ओबिसिटी और क्रोनिक किडनी डिजीज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर, बल्कि ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है PIH के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई PIH को प्रिवेंट करने के लिए स्मोकिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपको PIH नहीं होगा, बट और भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आ सकता है जो स्मोकिंग की वजह से होता है। सो नेवर डू स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपरइम्पोज्ड प्रीएक्लाम्पसिया? When a hypertensive woman conceives and suddenly at 20 weeks her BP becomes uncontrollable or showing signs of end organ damage or onset of proteinuria। तो जब भी कोई हाइपरटेंसिव वोमेन कंसीव करती है तो अराउंड 20 वीक्स में उसकी BP सडनली अनकंट्रोलेबल हो जाता है और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है या फिर प्रोटीन्यूरिया स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री एक्लाम्पसिया? तो हमने देखा है सीवियर प्री एक्लाम्पसिया से हमें एक्लाम्पसिया हो सकता है या फिर हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट कैन डेवलप एब्रोप्शियो प्लासेंटा, क्योंकि BP इतना ज़्यादा है प्लासेंटा अपने आप ही सेपरेट हो सकता है। एंड IUGR या फिर फिटल का डेथ भी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ, एंड एट लास्ट DIC। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ PIH। इसमें हम जितना इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व इन PIH इज किडनी। तो PIH में सबसे ज़्यादा किडनी इन्वॉल्व होता है। सेकेंड वन इज इंक्रीज्ड BP इज द फर्स्ट साइन फॉर PIH। थर्ड वन, इन PIH fetal monitoring should be start at 32 weeks। Fourth one, edema and rapid weight gain is a features of PIH but not a diagnostic criteria। And last one is primary gravida is the high risk for PIH। So that's all about PIH. In the next video, I will discuss about management of PIH. Thanks for watching.